Welcome back to the next session of the auditing. Uh, Today we will see the concept of true and fair view. Yeah. The lastly we discussed the many topics. Uh, it was the types of audits that we discussed in the last session. Now the concept of true and fair. First of all, why this concept is important and where it is used exactly, that we will understand. The first part is the concept of true and fair is used while delivering the opinion. एट द एंड ऑफ द ऑडिट आपको 4 ओपिनियन देना है. मैंने डिस्कस किया था 4 में से कोई एक ओपिनियन आपको सिलेक्ट करना है. द फर्स्ट इज अनक्वालिफाइड ओपिनियन, मीन्स क्लीन ओपिनियन. द सेकंड इज क्वालिफाइड ओपिनियन, मीन्स everything is fine but subject to some reservations. Third is it is the adverse opinion, negative opinion, means the major part में कोई mistake है. And fourth is disclaimer of opinion, meaning thereby sufficient information is not made available to the auditor. In that case auditor has to deliver the fourth category of opinion. So now how the first category of opinion is drafted, किस तरह से चारों चार ड्राफ्टिंग होता है, 1 मिनट में मुझे सुन लो. How I draft as an auditor. I draft in this fashion. First category of opinion, unqualified opinion, clean opinion. क्या मैं 3 स्टेटमेंट डिलीवर करूंगा. नंबर 1, बैलेंस शीट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, मार्क द वर्ड, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च. क्योंकि बैलेंस शीट है वो एज ऑन 31 मार्च होती है, पर्टिकुलर डे की होती है. बी क्लियर. तो बैलेंस शीट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू of the financial position as on 31st March of the particular year. Number 2, profit and loss account gives true and fair view. Mark the word true and fair view. Profit and loss account gives true and fair view of profit or loss, यानी कि financial performance of the company for the period, for the year ended 31st March 2020, for example. Yeah. So meaning that profit and loss account gives the true and fair view of financial performance of the company for the year. वो P&L अकाउंट है वो पूरे साल का होता है. तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. एंड थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो फॉर द पीरियड. कैश फ्लो भी पूरे साल का होता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. मीनिंग दैट बैलेंस शीट गिव्स द पोजीशन और इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 मार्च. P&L and cash flow statement gives the picture for the entire year. तो नाउ तीनों तीन में वर्ड यूज हुआ है, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू. तो सब कुछ ट्रू एंड फेयर. व्हाट इज कॉल्ड, तो इंपॉर्टेंट वर्ड इज ट्रू एंड फेयर. तो व्हाट इज एग्जैक्टली इट मीन ट्रू एंड फेयर? इन अ सिंपल टर्मिनोलॉजी, ट्रू एंड फेयर मीन्स रीजनेबली परफेक्ट. आई रिपीट, रीजनेबली परफेक्ट. बिकॉज ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनेबल वेरिफिकेशन, नॉट फॉर द डिटेल वेरिफिकेशन, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ डाउट. ये ट्रू एंड फेयर को 2 मिनट के लिए साइड में रख दो. मैं पहले फ्रॉड के लिए आता. अगर आपने बैलेंस ऑडिट कर लिया, ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गया, बाद में 1-2 साल के बाद ऑडिट रिपोर्ट में से अंदर फाइनेंशियल में से फ्रॉड निकला, फ्रॉड डिटेक्ट हुआ, तो वेदर ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फ्रॉड, यस और नो? दैट इज माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. आपके माइंड को पहले पूछ लो, वेदर एक बार साइन होने के बाद ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फ्रॉड, यस और नो? आपने जो भी सोचा है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. 2 पार्ट है. क्या ऑडिटर ने रीजनेबल वेरिफिकेशन किया था या नहीं किया था? रीजनेबल केयर लिया था या नहीं लिया था? अगर ऑडिटर ने रीजनेबल सब कुछ वेरीफाई किया था, रीजनेबल वेरिफिकेशन मीन्स अगर कोई और चार्टर्ड अकाउंट होता, कोई और ऑडिटर होता, कोई और कॉस्ट अकाउंटेंट होता, तो उसने कहाँ तक चेक किया होता? तो वहां तक तो मैंने चेक किया ही. दैट इज कॉल्ड रीजनेबल वेरिफिकेशन. रीजनेबल केयर इज टेकन. तो बाद में कोई और होता तो भी यही चेक करता, मैं था तो भी यही चेक किया, और तो भी फ्रॉड रह गया, तो वो फ्रॉड के लिए ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. बी क्लियर, मार्क माय वर्ड्स, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन द रीजनेबल केयर. ऑडिटर इज नॉट अ गॉड. बी क्लियर. या ऑडिटर भी ह्यूमन बीइंग है, उससे भी एरर हो सकती है. इफ यू हैव टेकन द रीजनेबल केयर, मैटर क्लॉज, दैट्स इट. सेकंड पार्ट, इफ यू हैव नॉट टेकन द रीजनेबल केयर, यू हैव नॉट वेरीफाइड रीजनेबली, मीन्स कोई और ऑडिटर होता तो उसने ये चेक किया होता, आपने नहीं किया. कोई और ऑडिटर होता तो उसको ये फ्रॉड दिखता, आपको नहीं दिखा, तो मर गए. तो आपने रीजनेबल केयर नहीं लिया, आपने वेरीफाई नहीं किया, आप अनऑर्गेनाइज्ड वे पे चले हो, देन इट इज योर मिस्टेक.
देन ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फ्रॉड. तो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ. क्या? रीजनेबल केयर इज टेकन, देन नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर. रीजनेबल केयर इज नॉट टेकन, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर. व्हाट इज कॉल्ड रीजनेबल केयर? ट्रू एंड फेयर व्यू. या तो रीजनेबल केयर मीन्स एवरीथिंग इज वेरीफाइड हॉरिजॉन्टली. पीएनएल में दो चीज है, बैलेंस शीट में दो चीज है. इनकम एक्सपेंस, पीएनएल में दो चीज होती है, इनकम एक्सपेंस. बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटी. अगर ये चार चीज, इफ इट इज नॉट अंडर वैल्यूड, नॉट ओवर वैल्यूड, इट इज प्रॉपरली वैल्यूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड रीजनेबल केयर इज टेकन. इट इज कॉल्ड ट्रू एंड फेयर व्यू. तो बोलो ट्रू एंड फेयर बोलो, रीजनेबल केयर बोलो, रीजनेबल वेरिफिकेशन बोलो, या तो ये चार आइटम है. इट इज प्रॉपरली वैल्यूड, नॉट ओवर वैल्यूड, नॉट अंडर वैल्यूड. अंडर वैल्यूड है दैट इज कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व, ओवर वैल्यूड है दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग. तो दो में से एक भी परमिटेड नहीं है. या इट शुड बी प्रॉपरली वैल्यूड, दैट इज कॉल्ड रीजनेबल केयर. तो रीजनेबल केयर जब आप लिखो, ट्रू एंड फेयर लिखो, तो उसके सपोर्ट में 7 आइटम आपको लिखनी है. नंबर 1 रीजनेबल केयर, नंबर 2 रीजनेबल वेरिफिकेशन. रीजनेबल मीन्स एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने बनाया है उसकी मुताबिक ही मैंने चेकिंग किया है, तो भी फ्रॉड नहीं मिला तो नसीब. तो टेंशन नहीं लेने का, ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का प्रॉपर कॉम्प्लायंस होना चाहिए. तो कॉम्प्लायंस ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज अ थर्ड स्टेटमेंट. फोर्थ स्टेटमेंट, assets, liability, income and expense are not overvalued, not undervalued. It is properly valued. This is fourth statement. Fifth statement, no legal violence. कोई legal violence नहीं हुआ. No law is violated. यानी कि all the legal compliances are properly made. That is the sixth statement. Then you can say it is true and fair view. Financial statement gives true and fair view. Then only you can say. So all legal compliances properly made. Number next, seventh item, क्या? All material item, जो material item है, it is properly disclosed in the footnote. All material item are properly disclosed in the footnote. If 7 items are complied with, that is called true and fair view. Reasonable care is taken. I hope it is fully clear to you. अगर ये आपने किया है, मतलब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो. Are you getting my point? अगर आपने इसमें से किसी को भी वायलेट किया, आपने नहीं किया, तो हो सकता है कोई और ऑडिटर आता तो वो ये करता. तो रीजनेबल केयर इज नॉट टेकन प्रॉपर्ली, तो देयरफॉर ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल. तो यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ा दिया. नंबर 1 ट्रू एंड फेयर व्यू कॉन्सेप्ट आता है, उसकी शॉर्ट नोट आती है, तो आप ये 7 सपोर्ट लिख सकते हो. परफेक्ट. नंबर 2 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिगार्ड टू फ्रॉड, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके आप पढ़ सकते हो. रीजनेबल केयर इज टेकन, नॉट टेकन ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, नॉट टेकन ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फ्रॉड. आई होप इट इज क्लियर टू यू. या जो यहाँ नीचे देखो ना आपके मॉड्यूल में, तो भी सब कुछ मैच होगा. देखो, असेट्स आर नॉट ओवर वैल्यूड, नॉट अंडर वैल्यूड. असेट नहीं, चार ले लो. असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस. नो मटेरियल असेट इज ओमिटेड, मीनिंग दैट इट इज प्रॉपर्ली वैल्यूड. चार्ज, अगर कोई भी लीगल मैटर है प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुआ है. मटेरियलिटी ऑलवेज शुड बी मटेरियल लायबिलिटी बोला है, लायबिलिटी नहीं. इनकम, एक्सपेंस, असेट्स एंड लायबिलिटी, चार चीज प्रॉपर्ली वैल्यूड होना चाहिए. देन ओनली वी कैन से पीएनएल एंड बैलेंस शीट दोनों परफेक्ट है. या एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल मैटर्स. वो आपको बताइए, मैंने अभी आपको पढ़ाया क्या, ऑल मटेरियल आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज प्रॉपर्ली. या एंड ऑल अनयूजुअल आइटम्स आर डिस्क्लोज सेपरेटली, मीनिंग बाय मटेरियल मैटर. अनयूजुअल आइटम इज ऑलवेज मटेरियल, तो ऑल मटेरियल आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज प्रॉपर्ली. अगर ये 7 आइटम का प्रॉपर केयर लिया गया, मीनिंग दरबाई जो मैंने बताया वो 7 आइटम का आपने केयर लिया, मीनिंग दरबाई यू हैव टेकन द रीजनेबल केयर एंड देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर. बी क्लियर. या नंबर नेक्स्ट, concept of materiality in planning and performance of the audit. Materiality, this is also important word. True and fair का भी short note आ सकता है, materiality का भी short note आ सकता है. What is called material? Yeah, and why it is important word for the auditing, for the auditors? Materiality. एक चीज याद रखो, पूरे लाइफ में भी materiality is important. जो चीज मटेरियल नहीं है उस पर ज्यादा टाइम पास मत करो. अगर आपका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है ना, तो मैं आपको एक सिंपल एडवाइस दे सकता हूँ. क्या, आपके पास जो जितने भी काम है ना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो. कितने मोस्ट इंपोर्टेंट है, मटेरियल मीन्स मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क, कितने एवरेज है एंड कितने बिलो एवरेज है. जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको पहले कंप्लीट करो, जो एवरेज है उस पर एवरेज फोकस करो, एंड जो लेस मटेरियल है उस पर लेस फोकस करो. तो आपका इंपॉर्टेंट टाइम है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क पे होगा. इस तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन भी इस तरह से होती है. जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है उस पर ज़्यादा फोकस रखो.
जो एवरेज चैप्टर है उस पर एवरेज फोकस, एवरेज टाइम एलोकेट करो, एंड लेस्ट इंपॉर्टेंट है, लिस्ट इंपॉर्टेंट उस पर टाइम बहुत कम दो, लेस देन 10% दो, तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। तो लाइक दैट ऑडिट में भी ऐसा ही मैं करूँगा। मैं जब ऑडिट प्लान करूँगा, मैंने आपको पढ़ाया ऑडिट प्रोग्राम में आई विल कंसिडर द मटेरियलिटी कि विच आर द मटेरियल एरिया फॉर मी। मटेरियल एरिया है उस पर मैं फोकस करूंगा, जो इमटेरियल एरिया है उस पर मैं कम फोकस करूंगा। जो मटेरियल एरिया है वहाँ मेरी एक्सपर्ट टीम रखूंगा, जो इमटेरियल एरिया है वहाँ मेरी एवरेज आर्टिकल्स है तो भी चलेगा। मटेरियल एरिया है वहाँ टाइम ज़्यादा होगा, एक्सपर्ट टीम होगा, प्रिंसिपल ऑडिटर खुद इन्वॉल्व होगा मटेरियल एरिया में, बिकॉज दिस आर माई मटेरियल एरिया। अगर मटेरियल आपको पता है ना 70-30 की एक फॉर्मूला है इंटरनेशनल लेवल पे कॉस्टिंग में, 70-30। व्हाट डज इट मीन? जो 70% क्वांटम है वो इमटेरियल होता है। पूरे दिन में अगर आप ओवरऑल देखो ना तो 30% काम है ना वो मटेरियल होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप पूरे दिन काम करते हो, इसमें देख लेना 30% काम है वो मटेरियल है, 70% काम है वो इमटेरियल है। देखो 30% काम क्वांटम कम है बट मटेरियलिटी ज़्यादा है। वो आपका 30% काम ऐसा है जो आपका 70% फाइनेंशियल पोजीशन डिसाइड करेगा, एंड 70% काम ऐसा है जिसमें से आपका 30% ही कैश फ्लो आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओवरऑल ऐसा ही होता है। अगर एग्जामिनेशन हॉल में भी देखो 30% चैप्टर ऐसे होते हैं जो 70 मार्क्स होल्ड करके बैठे होते हैं, 70% चैप्टर ऐसे होते हैं जिसका वो एवरेज एग्जामिनेशन हॉल में होल्ड 30% होता है। बिग क्लियर। तो 30% कम प्रिपरेशन में आप परफेक्शन डेवलप कर सकते हो। बिग क्लियर या? तो माय क्वेश्चन इज ऑडिटर को भी अगर मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो मटेरियल एरिया है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इमटेरियल एरिया अगर रह गया तो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? बिकॉज ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनेबल केयर। एंड व्हाट इज कॉल्ड रीजनेबल केयर? जो कोई और ऑडिटर को दिख सकता है, मीनिंग दे भाई कोई और ऑडिटर को क्या तक दिखेगा? जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, मैंने आपको पढ़ाया ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इज अ भगवद गीता, कुरान, बाइबल फॉर यू, फॉर ऑडिटर। क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है? वी हैव 1 to 40 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? जहाँ पहले एक चीज़ देखो, मैं आपको पढ़ाऊँ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या है, वो भी एक कॉन्सेप्ट देख लो। अभी समझ लो, दो कंपनी है अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, दोनों एक ही फील्ड में है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में। दोनों का ऑडिटर अलग अलग है। अशोक लेलैंड का ऑडिटर है उसका लेवल यहाँ तक है, टाटा मोटर्स का ऑडिटर है उसका लेवल यहाँ तक है, उसको क्लैरिटी अच्छी है। तो टाटा मोटर्स वाला तो डिटेल में चेक करता है, ये तो यहाँ तक ही चेक करता है, उसकी क्लैरिटी यहाँ तक ही है। तो दोनों ऑडिटर का लेवल अलग अलग है। बी क्लियर? तो दोनों ऑडिटर ने अलग अलग लेवल पे चेक किया है, तो दोनों का फाइनेंशियल मार्केट में आएगा। इट इज कंपेरेबल? नो, इट इज नॉट कंपेरेबल एब्सोल्युटली। क्यों? दोनों का वेरिफिकेशन भी अलग अलग लेवल पे हुआ है, दोनों का ऑडिटर का लेवल ही अलग है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, तीन इंस्टीट्यूट ने, CS, ICW इंस्टीट्यूट ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाया। क्या कि जो मार्केट में बेस्ट प्रैक्टिस चलती थी, जो बेस्ट ऑडिटर थे वो क्या करते हैं ये चीज़ में, ऑडिट प्रोग्राम समझ लो। तो प्लानिंग वो लोग कैसे करते हैं, तो उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस चलती थी उसको स्टैंडर्ड बना दिया, उसको पूरा पेपर पे ले लिया, उसको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बना दिया, ऑडिट प्रोग्राम। तो इस तरह से ही प्लानिंग करने का सभी को, इस तरह से टोटल 40 एरिया मार्केट में से जो अच्छे एरिया था उसका 40 एरिया उठा लिया, और 40 एरिया में जो बेस्ट प्रैक्टिस चलती थी उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, एंड इट इज कॉल्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। एंड सभी मेंबर को, सभी CA को, सभी CMA को, सभी CS को ये भेज दिया कि आप पढ़ लो, जब भी ऑडिट करने के लिए जाओ ये पढ़ के जाने का। तो क्या मार्केट में जो बेस्ट प्रैक्टिस चलती है वो आप पढ़ के जा रहे हो, तो आप भी वो लेवल का ऑडिट करके आओगे। तो आप सभी लोग वो लेवल का ऑडिट करके आ रहे हैं, तो पूरे इंडिया का लेवल एक लेवल हो गया, एंड क्वालिटी यहाँ तक इंक्रीज हुआ, एनहांस हो गया। तो उसका बेनिफिट क्या हुआ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का? व्हाट इज कॉल्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड? इट इज द standardization of best practices prevailing in the market. Number 2, why? So quality of the auditing profession will be enhanced. Number 3, uniformity can be maintained. Number 4, therefore comparability is possible. दो कंपनी की बैलेंस शीट कंपेयर कर सकते हैं पूरा मार्केट, एंड अकॉर्डिंगली बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। I hope it is clear to you, yeah? So that is called auditing standard. So today we have 40 auditing standards, approx 40 auditing standards. तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर मैंने ऑडिट किया है तो मीनिंग देयर बाय आई हैव टेकन रीजनेबल केयर। अच्छा, चलो मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। मुझे वर्टिकल एग्जामिनेशन करना है या हॉरिजॉन्टल एग्जामिनेशन करना है? ऑडिट इज अ हॉरिजॉन्टल एग्जामिनेशन। मुझे रीजनेबल वेरीफाई करना है, मुझे डेप्थ में वेरिफिकेशन नहीं करना है। वर्टिकल एग्जामिनेशन मीन्स डेप्थ वेरिफिकेशन, मुझे रीजनेबल वेरिफिकेशन करना है।
या तो हॉरिजॉन्टल एग्जामिनेशन करना है, बी क्लियर। सब कुछ रीजनेबली चेक करते जाना है, परफेक्ट। सब कुछ, सभी चीज डिटेल में नहीं चेक करनी। क्यों ऐसा? ऑडिटर को क्यों रीजनेबल वेरिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया? व्हाई नॉट फॉर इन डेप्थ वेरिफिकेशन? क्यों? क्योंकि ऑडिट के लिए टाइम नहीं है। ईयर खत्म होता बाद में 6 महीने का ही टाइम है। 6 महीने में ऑडिट खत्म करके इनकम टैक्स में दे देना, जीएसटी में दे देना, स्टॉक मार्केट में सबमिट कर देने का बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स। क्यों? बाद में तो समझ लो 5 साल के बाद अगर ऑडिट खत्म होकर बैलेंस शीट मार्केट में है तो उसका तो कोई वजूद ही नहीं, कोई काम की बैलेंस शीट नहीं। 5 साल चला गया, इट इज ए हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, कोई काम की नहीं, फालतू इन्फॉर्मेशन है वो। मैं तो ऐसा मानता हूँ 1 महीने में आना चाहिए रिजल्ट। क्या 31 मार्च 2020 पे ईयर खत्म हुआ, 30 अप्रैल पे रिजल्ट आना चाहिए सभी कंपनी का, मैंडेटरी होना चाहिए। क्यों? गर्मा गर्म इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में बाद में एक बार इन्फॉर्मेशन लीक हो गया, बाद में तो वो इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं है। आपको पता चलता है मैं क्या करने कर रहा हूँ? क्या रिलायंस का समझ लो इन डेप्थ ऑडिट करना 10 साल लगेगा। अगर 10 साल तो बाद में मैं बोल सकता हूँ हर चीज़ मैंने डेप्थ में चेक की है, चलो कोई जगह पे फ्रॉड नहीं है, गुड। मगर आपने वो 10 साल के बाद ऑडिट रिपोर्ट दिया, वो कोई काम का नहीं है, फालतू है वो, उसको फेंक दो। मार्केट में कोई उस पर रिलाई नहीं करेगा। जिसको लोन देना था उसने लोन दे दिया, जिसको इन्वेस्ट करना था उसने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया, क्या फर्क पड़ता? वो आपने परफेक्शन के साथ रिपोर्ट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मार्केट में आवाज़ आई क्या कि नो नो नो, ये तो 10 साल नहीं लगना चाहिए, 6 महीने में दे दो। तो 6 ईयर खत्म होता बाद में 6 महीने में आज ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है, तो 6 महीने देना है, तो ऑडिटर के पास टाइम नहीं है इतना। तो ऑडिटर को डिटेल वेरिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मत मानो। रीजनेबली ऑडिटर ने सब रीजनेबल चेक कर लिया, गुड, फाइन फाइन। हॉरिजॉन्टल एग्जामिनेशन करना है, रीजनेबल एग्जामिनेशन करना है आपको। हर चीज को 2-3 जगह पे क्रॉस टैली कर लो, हो गया, डन। एकदम आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना। आप क्राइम ब्रांच वाले नहीं हो। ऑडिटर इज नॉट अ क्राइम ब्रांच पर्सन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मीनिंग दैट बाय यू विल हैव टू एग्जामिन रीजनेबली, हॉरिजॉन्टली, अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ सस्पिशियस सिचुएशन। समझ लो मैं चेक करता जा रहा हूँ, परचेस चेक किया, रीजनेबली वेरीफाई किया, सेल्स चेक किया, रीजनेबली वेरीफाई किया, सभी चीज़ मुझे रीजनेबली चेक करनी। मगर मैं इन्वेंट्री पे आया तो मुझे लगा कि यहाँ डाउट है, फ्रॉड दिख रहा, ये क्रॉस टैली नहीं हो रहा, तो मुझे डेप्थ में जाना है, तो वर्टिकल एग्जामिनेशन करना। तो ऑडिट इज अ हॉरिजॉन्टल एग्जामिनेशन अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ सस्पिशियस सिचुएशन। अगर कोई जगह पे आपको डाउट क्रिएट होता है, सस्पिशियस क्रिएट हुआ, तो आपको वर्टिकल एग्जामिनेशन करना है। तो मैं ऑडिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, 2 पार्ट। क्या? इन ऑल केसेस रीजनेबल वेरिफिकेशन टू बी कैरिड आउट अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ सस्पिशियस सिचुएशन। सस्पिशियस सिचुएशन क्रिएट हुआ, कोई जगह पे डाउट क्रिएट हुआ, आपका रेशियो मैच नहीं हो रहा, रेशियो एनालिसिस पढ़ते हो ना, कोई रेशियो एबनॉर्मल आया तो डाउट क्रिएट हुआ डायरेक्ट मुझे, तो वहाँ आपको इन डेप्थ वेरिफिकेशन करना। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट अगर ये आपने किया है तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। और अगर बाद में फ्रॉड आता है तो भी, आपने साइन करने के बाद भी अगर फ्रॉड आया तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू हैव टेकन रीजनेबल केयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो आपको किस तरह से केयर लेनी है? नॉर्मली रीजनेबल केयर, सस्पिशियस सिचुएशन में इन डेप्थ वेरिफिकेशन। अगर ये आपने किया है तो बाद में साइन करने के बाद आपको 1 मिनट के लिए घबराने का नहीं। क्या? बाद में आपने रीजनेबल केयर एंड इन डेप्थ दोनों किया ही है प्रॉपर लेवल पे, मीनिंग देयर बाय यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अदरवाइज अगर ये नहीं किया देन यू वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। या बट माय क्वेश्चन इज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी मुझे हेल्पफुल होती है, ऑडिट प्लानिंग में हेल्पफुल होती है। अकॉर्डिंगली मैं टाइम एलोकेशन करूंगा, स्टाफ एलोकेशन करूंगा, या एंड अकॉर्डिंगली मैं खुद एज एन ऑडिटर इन्वॉल्व होगा। तो मटेरियलिटी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। नॉर्मली मटेरियलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं दिया है आपको, मगर अर्लियर कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन दी थी। अगर तो पीएनएल का मैं देखूँ तो टर्नओवर का 1%, समझ लो मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर है तो उसका 1% मीन्स 1 करोड़। 1 करोड़ से बिलो आइटम है ना, वो मेरे लिए इमटेरियल है। अबोव 1 crore and it is material for me. That is first standard. 1% of the turnover. And balance sheet के आइटम में 1% of the total asset. अगर वो आइटम बंदी है, उससे अबोव आइटम है, it is material. उससे बिलो आइटम है, it is not material for me. Are you getting my point? But materiality के लिए यहाँ काफी बेस दिया है, देखो ना क्या लिखा है। Main factors to be considered for determining the materiality of an item are, क्या क्या फैक्टर देखना चाहिए? नंबर 1, इंडिविजुअली। काफी बार ऐसा हो सकता है इंडिविजुअली आइटम इज मटेरियल, इंडिविजुअली इट इज मटेरियल, इंडिविजुअली इट इज मटेरियल। एंड काफी बार ऐसा होता है इंडिविजुअली द पर्टिकुलर आइटम इज इमटेरियल, इतनी मटेरियल नहीं है, बट वो एग्रीगेट करो तो मटेरियल हो जाता है। राउंडिंग ऑफ करते हो ना, काफी बार राउंडिंग ऑफ आप करते हो कि स्मॉल आइटम का राउंडिंग ऑफ करते हो, सिस्टम राउंडिंग ऑफ करती है, समझ लो। तो राउंडिंग ऑफ कर रहे हो, हर बार राउंडिंग ऑफ कर रहे हो तो पूरे साल में काफी बड़ी अमाउंट हो जाएगी। तो इंडिविजुअल लेवल पे इट इज इमटेरियल, बट एग्रीगेट लेवल पे मटेरियल है तो आपको कंसीडर करनी चाहिए। बी क्लियर, एक बार चेक करना चाहिए। या एग्रीगेट
It may be determined in aggregate. Total income of investment in mutual fund could be more material than looking into each individual item. Meaning that by line item वाइज देखोगे तो इमटेरियल दिख रहा, मगर टोटल देखोगे तो मटेरियल दिख रहा. तो एक बार आपको चेक करना चाहिए डिटेल में. या लीगल कंसिडरेशन, ऑल लीगल आइटम आर ऑलवेज मटेरियल. कोई लॉ का वायोलेशन नहीं होना चाहिए. या ऑल लीगल आइटम आर ऑलवेज मटेरियल. बी क्लियर. लीगल डेफिनेशन कोई जगह पे नहीं है, मगर मैंने आपको पढ़ाया ना, अर्लियर लॉ में था 1% ऑफ द टर्नओवर. 1% ऑफ द टर्नओवर. या यू कैन कंसिडर इट. एंड जब राइट ऑफ कर रहे हो तो 5,000 से बिलो आइटम अगर कोई राइट ऑफ कर रहे हो, कोई एसेट राइट ऑफ कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट मटेरियल. ऐसा लॉ में लिखा है. तो बिलो 5,000 है कोई भी एसेट, तो नॉट टू बी कैपिटलाइज, डायरेक्टली आपको पीएनएल में राइट ऑफ कर देनी चाहिए. एसेट है वो, या बिलो 5,000 वैल्यू वाली आइटम है, उसको डायरेक्ट पीएनएल में डेबिट कर देना चाहिए. ऐसा अर्लियर कंपनी एक्ट में लिखा था, और आज शेड्यूल 3 में भी हमारे पास क्लैरिफिकेशन है. या तो आपको दो चीज़ ये भी देखनी चाहिए, 1% ऑफ द टर्नओवर या 1% ऑफ द टोटल एसेट्स. उससे ऊपर के आइटम मटेरियल, उससे बिलो आइटम नॉट मटेरियल. बी क्लियर. या एंड अगर राइट ऑफ कर रहे हो, कैपिटलाइजेशन कर रहे हो, तो मोर देन 5,000 की एसेट है वो कैपिटलाइज करने का, बिलो 5,000 है यू कैन राइट इट ऑफ टू पीएनएल, नॉट मटेरियल फॉर यू. या रिलेटिव ओवरऑल इम्पैक्ट. ओवरऑल इम्पैक्ट कितनी आ रही है? ओवरऑल इम्पैक्ट जो देखो, इट मे डिपेंड ऑन द रिलेटिव डिग्री ऑफ रिलेवेंस टू द ओवरऑल अकाउंट्स और द ग्रुप. इट परटेन्स शॉर्ट रिकवरी फ्रॉम द डेटर्स. या मीनिंग ओवरऑल इम्पैक्ट कितनी आ रही है? एक डेटर्स का नहीं, इंडिविजुअल लाइन आइटम नहीं, ओवरऑल आपने कितना छोड़ दिया. ओवरऑल रिकवरी में डिस्काउंट कितना आया? फॉर एग्जाम्पल सभी का डिस्काउंट दे रहे हैं, सभी लोग डिस्काउंटिंग कर रहे हैं कि 5% डिस्काउंट दो, हमें 10% डिस्काउंट दो. हम बोलते हैं ठीक है. वो टाइम पे हमको लगता है कि 1% ही है, 1% डिस्काउंट दे रहे हैं, मगर ओवरऑल देखो तो बड़ा डिस्काउंट दे दिया. बी क्लियर. तो ओवरऑल अगर आप देखो तो बड़ी आइटम हो रही है, तो इट इज़ मटेरियल फॉर यू. या क्वालिटेटिव, यस. क्वांटिटेटिव वो परसेंटेज बेसिस पे डिसाइड होता है, मोर देन 1%, लेस देन 1%. बट क्वालिटेटिव आइटम आर ऑलवेज क्रूशियल. बी क्लियर. क्या? इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. आपने अगर अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर फुटनोट में प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं किया, आपको पता होना चाहिए. 4 पार्ट है वो बैलेंस शीट, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है. व्हाट आर द 4 पार्ट्स? नंबर 1 इट इज अ बैलेंस शीट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड नंबर 4 अकाउंटिंग नोट्स में 3 कैटेगरी की नोट आती है. कौन सी 3 कैटेगरी? अकाउंटिंग पॉलिसी मीन्स आपने कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो किया वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल FIFO और LIFO, SLM या WDV, लाइक दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी. वो पूरा लिस्ट देने का कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया. तो मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन करता हूँ, 25 अकाउंटिंग पॉलिसी का लिस्ट देता हूँ कि ये पॉलिसी हमने फॉलो किया वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नंबर 2 कैटेगरी नंबर 2 नोट की 3 कैटेगरी है. नंबर 1 अकाउंटिंग पॉलिसी, नंबर 2 डिटेल्स ऑफ द फेस लाइन आइटम ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट. पीएनएल एंड बैलेंस शीट की फेस लाइन आइटम पे सेल्स ही होता है, ओनली सेल्स. समझ लो, लिखा मैंने पीएनएल के फेस पे लाइन आइटम ही होता, समरी होता है. पीएनएल एंड बैलेंस शीट इज अ समरी, मगर उसका डिटेल कहाँ मिलेगा? नोट्स में. एंड नोट्स इज नथिंग, इट इज अ सेकंड पार्ट ऑफ द नोट्स. बी क्लियर. तो उसका डिटेल मिलेगा. सेल्स अगर वहाँ लिखा इनकम फ्रॉम ऑपरेशन 50 करोड़, उसका बाइफर्केशन नोट्स में होता है. क्या? सेल ऑफ गुड्स में इतना इनकम है, सेल ऑफ सर्विस में इतना इनकम है, ट्रेडिंग इतना हुआ, मैन्युफैक्चरिंग इतना हुआ, एक्सपोर्ट इतना हुआ, डोमेस्टिक इतना हुआ, वो पूरा बाइफर्केशन यहाँ होता है. या तो पीएनएल के फेस पे जितनी भी लाइन आइटम है वो सभी का डिटेल नोट्स में होता है. बैलेंस शीट की सभी जो लाइन आइटम है उसका सभी का डिटेल नोट्स में होता है. बी क्लियर. या तो पीएनएल एंड बैलेंस शीट का डिटेल्स इट विल बी अ पार्ट ऑफ द नोट्स. एंड थर्ड लाइन आइटम इट इज अ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर. फॉर एग्जाम्पल कंटीजेंट लायबिलिटी टू बी डिस्क्लोज इन फुट नोट, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन टू बी डिस्क्लोज इन फुट नोट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन शुड बी डिस्क्लोज इन फुट नोट. तो दीज आर द स्पेसिफिक डिस्क्लोजर. बी क्लियर. या तो 3 कैटेगरी की नोट है ना. फर्स्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, सेकंड डिटेल्स ऑफ द फाइनेंशियल्स, एंड थर्ड स्पेसिफिक डिस्क्लोजर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो नाउ ये मेरी नोट्स है, तो नोट्स में कोई क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं, इट इज क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन. बट प्रॉपरली आपने अगर शो नहीं किया तो इट इज गलत. तो इट इज तो ऑल नोट्स आर मटेरियल फॉर मी. तो ऑलवेज ऑल क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज मटेरियल. तो देखो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन में आप पार्ट कर सकते हो, मोर देन 1%, लेस देन 1%. बट क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन ऑलवेज क्रूशियल, ऑलवेज मटेरियल फॉर यू. या एंड इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी बट स्पेशल कॉन्टेक्स्ट इट इज अ राउंडिंग ऑफ का एग्जाम्पल दिया. या राउंडिंग ऑफ, या आपको लगता है एकदम सिग्निफिकेंट है, बट स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो क्या मीनिंग दर भाई, जब आप राउंडिंग अप कर रहे हो तो आपको संभाल के करना चाहिए. अगर हर जगह पे आप राउंडिंग अप कर रहे हो तो पूरे साल में काफ़ी बड़ा राउंडिंग अप हो जाएगा. बी क्लियर. इट बिकम्स अ मटेरियल. तो माय क्वेश्चन इज, मैं आपको एक पार्ट में बता दूं क्या,
इंडिविजुअल लाइन आइटम वाइज मटेरियल है वो तो चेक कर लो, ओवरऑल टोटल करो अगर एग्रीगेट एंड मटेरियल बनता है तो उसको भी प्रॉपर्ली चेक कर लो. नंबर 3, ऑल लीगल आइटम प्रॉपर्ली चेक कर लो, इट इज मटेरियल. ऑल क्वालिटेटिव आइटम प्रॉपर्ली चेक कर लो, इट इज मटेरियल. आई होप इट इज क्लियर टू यू. दैट इज कॉल्ड द materiality. That is called the materiality. Be clear, be clear. So that was all about materiality. So in the today's session we discussed two concepts. Number 1, it was true and fair view. Number 2, it is materiality. Number 3 also we discussed auditor's responsibility with regard to fraud. वो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया. क्या 2 पार्ट में आपने रीजनेबल केयर लिया है. व्हाट इज कॉल्ड रीजनेबल केयर? ओरिजेंटल एग्जामिनेशन इन ऑल केसेस प्लस जहाँ डाउटफुल सिचुएशन थी, सस्पिशियस सिचुएशन थी, वहाँ डेप्थ में आपने वेरिफिकेशन किया है, तो दैट इज कॉल्ड रीजनेबल केयर. लिया है तो ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, अदरवाइज ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रॉड. तो प्रैक्टिकली टुडे हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया है. नंबर 1, इट इज़ द ट्रू एंड फेयर व्यू. नंबर 2, इट इज़ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फ्रॉड. एंड नंबर 3, इट इज़ द मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. बाकी सबसे सपोर्टिंग डिस्कशन मैंने आपको एक भी किया है. क्या? सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 डॉक्यूमेंट आता है. क्या? बैलेंस शीट. नंबर 2, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट. एंड नंबर 4, नोट्स टू अकाउंट. नोट्स में 3 कैटेगरी होती है. क्या? अकाउंटिंग पॉलिसी. नंबर 2, डिटेल्स ऑफ द P&L एंड बैलेंस शीट. एंड नंबर 3, इट इज स्पेशल नोट्स, स्पेशल डिस्क्लोजर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. या तो दिस इज ऑल अबाउट द माई these 3 questions. Yeah, okay, chalo, goodbye, good day, goodbye, good day.